सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है, जो अभी आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि आपके मेन एग्जाम में आएगा, इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर के पर चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है साठोत्तरी कविता, यानी कि ये 60 के दशक में लिखी गई थी, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक भेड़िया कविता दे रखी है और दुष्यंत कुमार की गज़ल दे रखी है। इन दोनों ही कविता और गज़ल से जो बनने वाले क्वेश्चन है, जो पाठ में दे रखे हैं, उसका क्वेश्चन आंसर हम यहाँ देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अंशों का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो अंश है, पहला है, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है, भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। तो देखिए, इसका उत्तर है, संगठित होने की चेतना को जागृत करने की शक्ति जन सामान्य के पास होती है। यानी कि संगठित करना, यानी एकत्रित होकर रहना, जो उसकी एकत्रित होकर एकता से रहने की जो शक्ति होती है, वो जन सामान्य के पास होती है, न कि अत्याचारी, शोषण और दमनकारी सत्ता के पास होती है। इसलिए कवि ने पाशविक और मानवीयता में बुनियादी फर्क को रेखांकित करते हुए कहा है, तुम मशाल जला सकते हो जबकि भेड़िया इस आग से डरता है। यानी कि पाशविक प्रवृत्ति का मतलब होता है जिसकी जो प्रवृत्ति है, आदतें हैं, वो पशु के समान है, जो अत्याचारी है, शोषण करने वाला है, दमन करने वाला है जनता का। तो जो शोषण करने वाले होते हैं, दमन करने वाले होते हैं, अत्याचारी होते हैं, वो कभी भी एक होकर नहीं रह सकते, है ना। तो उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न है इसी में ही, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये जो गजल है उसमें से ली गई है। तो गजल में से क्वेश्चन लिया गया है। उत्तर है, कवि समाज की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और वह इसे बदलना चाहता है। वह अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहता है। वह समाज और उसका स्वरूप बदलना चाहता है। अगला प्रश्न है, भेड़िया क्यों घुर्राता है? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, भेड़िया अपना वर्चस्व कायम रखने एवं स्वार्थ की पूर्ति हेतु घुर्राता। देखो, यहाँ घुर्राने से मतलब है अपना दबदबा बनाए रखना, है ना, अपना वर्चस्व कायम रखना। तो भेड़िया किसका प्रतीक है? भेड़िया है उन लोगों का प्रतीक जो समाज में शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, लोगों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, है ना, उनको अपने दबाव में रखना चाहते हैं। और वो क्यों रखना चाहते हैं? ताकि उनका वर्चस्व कायम रहे और वह अपना स्वार्थ की पूर्ति कर सकें। तो देखो, जिसने ये कविता नहीं पढ़ी है ना, तो प्लीज़ पहले उस कविता को पढ़िए। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ ली, है ना, और एक जो गजल है उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो इन क्वेश्चनों को आसानी से आप समझ जाओगे। वरना आप क्वेश्चन के आंसर तो देख लोगे, लेकिन इसको आप लिंक ही नहीं कर पाओगे कि इसका मतलब यहाँ ऐसा ही क्यों निकल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों दे रखा है। ठीक है, तो आप जो है अपनी जो आपके पास अगर बुक आ गई है, तो बुक से आप चैप्टर को पढ़िए। या आपके पास बुक नहीं आई है, समझ में नहीं आ रहा है कि चैप्टर का अर्थ क्या है, उसमें क्या दे रखा है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी की, है ना। आपके जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन चैप्टर को वहाँ से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आएंगे, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा और आप आंसर को आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कवि ने कविता में भेड़िया किसका प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, इस कविता में भेड़िया दमन, शोषण, अन्याय और अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का प्रतीक है। तो वही है, दमन करने वाले, शोषण करने वाले, जनता में लोगों के बीच में अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले, जो जन विरोधी हैं, जनता के जो विरोधी कार्यों को करने वाले लोग हैं, है ना, उनका ही प्रतीक है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भेड़िए को भगाना क्यों जरूरी है, वर्णन कीजिए। तो हमारी दृष्टि में जो भेड़िया है, जो क्या है, जन विरोधी गतिविधियां कर रहा है, दमनकारी, शोषणकारी, अत्याचारी है, उनको भगाना, उनको समाज से हटाना क्यों जरूरी है। तो उत्तर है, सदियों से आम जन के सामाजिक और आर्थिक शोषण के जिम्मेदार भेड़ियों को समाप्त किए बिना समतामूलक समाज की स्थापना संभव नहीं है। समतामूलक का मतलब होता है कि सभी लोग समान रहे, सभी लोगों में एकता कायम रहे, किसी में भी ऊंच नीच, गरीबी, ऊंच आदि का भेदभाव ना रहे। तो समतामूलक समाज की स्थापना करना संभव नहीं है अगर जब तक कि जो हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक शोषण करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको न भगाया जाए। देश में जंगल राज कायम करने वालों का निडर होकर सामना करना बहुत आवश्यक है। भेड़िए से भगाना समस्या का समाधान नहीं है, यानी भेड़िए से भागना
समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें भगाना समस्या का समाधान है। यानी हम डर के ऐसे अत्याचारी लोगों से, जो अत्याचारी कार्यों में, जो गलत कार्यों में लिप्त लोग हैं, जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोग हैं, उनसे हम डर के भाग जाए, इससे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब हम उन जो जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का हम विरोध करेंगे, उनका संघर्ष, उनका सामना करेंगे। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। अगला प्रश्न है, भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति में और तुमसे कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति में और तुमसे कवि का आशय है कि कवि का सपना साकार हो रहा है कि मानवता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह लिपिबद्ध होगा कि शोषित और पीड़ित जनता ने अत्याचारी सत्ता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी शोषण करने वाले पीड़ित जो जनता है, उन्होंने अत्याचारी जो सत्ता है उनको समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 6 है, अपने परिवेश से एक उदाहरण देते हुए लिखिए कि सामूहिक चेतना के विकास में हमारी क्या भूमिका होती है। तो उत्तर है, आज भी हमारे परिवेश में कई तरह के अत्याचार, शोषण, अन्याय होता है। सामूहिक चेतना के विकास के लिए हमें लोगों में व्याप्त शोषण, अन्याय, अव्यवस्था के प्रति जागृति उत्पन्न करनी होगी, जिससे वह समाज में परिवर्तन लाने हेतु संघर्ष करे। देश की गरीबी, अशिक्षा को दूर करना होगा। हम इन कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों, घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर या लिखकर व्यक्त करें। सभी प्रकार के विविधताओं जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा संबंधी जो विविधता हमारे समाज में व्याप्त है, उनके प्रति सकारात्मक एवं विवेकपूर्ण समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्त करें। तो इस तरह से हम अपने समाज में सामाजिक चेतना लाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। प्रश्न 7 है, भेड़िया कविता की भाषिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये जो भेड़िया जो कविता है उसकी भाषा संबंधी क्या विशेषता है। तो देखो, भाषा संबंधी विशेषता में ये लगता है कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उसके शब्द कठिन है कि नहीं, वो शब्द आसानी से समझ में आने वाले हैं या नहीं, उन शब्दों के माध्यम से, कभी बोलचाल वाले शब्दों के माध्यम से बहुत गहरी बात कह देता है। ठीक है, तो शब्दों की विशेषता बताई जाती है। कोई देशी शब्दों का प्रयोग हुआ है क्या, उसमें तत्सम है, तद्भव है, कुछ इस तरह के लाक्षणिक शब्द है, इनका प्रयोग उस कविता में हुआ है क्या, कोई कठिन शब्द तो नहीं आ गए। तो इस तरह से हम उस कविता को परखते हैं। तो उत्तर है, भेड़िया कविता की प्रश्न है, भेड़िया कविता की भाषिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, कविता की भाषा सरल और सहज है। इसमें प्रयुक्त शब्द भी आसान और बोलचाल की भाषा के हैं। पूरी कविता में शायद ही ऐसा कोई कठिन शब्द हो जिसका अर्थ पाठक अथवा श्रोता के लिए अबूझ हो। देशज शब्द का खूब प्रयोग है। देशज शब्द मतलब कि देश में बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो देशज शब्दों का भी खूब प्रयोग हुआ है। साथ ही क्रियात्मक शब्दों के प्रयोग में कवि को विशेष सफलता हासिल हुई है। इस कविता की भाषिक विशेषताओं में उल्लेखनीय है प्रतीकात्मकता, लयात्मकता और प्रभावोत्पकता। यानी प्रतीकात्मकता है, लयात्मकता है ना, और प्रभाव उत्पकता है। देखो, प्रतीकात्मकता का मतलब ये होता है कि हर शब्द प्रतीक लिए हुए है। जैसे कि वहाँ भेड़िया शब्द किसका प्रतीक है, भेड़िया दमनकारी, शोषणकारी, अत्याचारी लोगों का प्रतीक है ना। इसी प्रकार है ना, आग शब्द किसका प्रतीक है, आग का मतलब होता है कि अपने अंदर जो जागृति पैदा करना। तो इस तरह से वहाँ पर कई शब्द है जो प्रतीक लिए हुए हैं, है ना। लयात्मकता उत्पन्न करते, जब इस कविता को पढ़ते हैं तो एक अजीब ही तरह की लय हमारे अंदर ही विकसित, मतलब पढ़ने से ही लय आने लग जाती है ना। प्रभावोत्पकता मतलब होता है कि ये कविता पढ़ के हमारे अंदर कुछ ना कुछ जागृति आती है, वो कविता हमारे पर कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वेक्षण दयाल सक्सेना के लिए कविता कला की बाजीगरी नहीं, बल्कि लोक जीवन के यथार्थ से सीधा जूझने की एक प्रभावशाली कसौटी है। प्रश्न 8 है, दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वत के समान क्यों कहा है। देखो, पीर का मतलब होता है पीड़ा, यातनाएं। तो इसको पर्वत के समान क्यों कहा है। उत्तर है, कवि ने पीर को पर्वत के समान इसलिए बताया है क्योंकि मनुष्य की पीड़ा अर्थात उसके समाज की समस्याएं जैसे अन्याय, शोषण, भूखमरी, गरीबी, असमानता, भेदभाव, बीमारी, अशिक्षा इत्यादि पर्वत के समान विशाल हो गई है। ये इतना विराट रूप ले चुकी है कि कवि उनको उच्च पर्वत के रूप में देखता है। तो कवि उनको कैसे देखता है, उच्च पर्वत के रूप में, यानी कि बहुत बड़े पर्वत के रूप में देखता है। तो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं जैसे कि अन्याय है, भूखमरी है, शोषण है, गरीबी है, असमानता है, भेदभाव, बीमारी, अशिक्षा, ये बहुत ज़्यादा हो गई है और ये पर्वत के समान विशाल होती जा रही है।
इस यातना पीड़ा एवं कष्ट को पर्वत की तरह कठोर माना है। इसका आशय ये है कि कष्ट बहुत पुराना है, जो पत्थर की तरह जम गया है। पुराना हो गया है कष्ट भी, तो पत्थर की तरह जम गया है। प्रश्न संख्या 9 है, गजल के माध्यम से कवि किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है, प्रस्तुत कीजिए। जो हमने गजल पढ़ा था कि हो गई है पीर पर्वत की तरह, है ना, बदलनी चाहिए, है ना, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये सर्वेक्षण दया सक्सेना की जो ये गजल है, तो पीड़ा को बताया गया है, वो कुछ है ना उसमें परिवर्तन करना चाहता है। तो ये जो कविता है, सॉरी ये जो गजल है इसकी दुष्यंत कुमार की, तो दुष्यंत कुमार की जो गजल है, उस गजल के माध्यम से वो हमें क्या, उस गजल के माध्यम से क्या परिवर्तन चाहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। उसका आंसर इस तरह से हमें लिखना है। तो ये जो कविता है बहुत ही सुंदर कविता लिखी गई थी, और अभी भी है ना ये कविता जो है, सॉरी ये गजल जो है, वो गजल अभी भी लोगों को प्रेरित करती है। अगर हम किसी की इसकी लाइन को पढ़ते हैं, है ना, तो जिस तरह से बोलता है कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो देखो लाश वाला प्रश्न भी आगे आएगा। तो उत्तर है, गजल के माध्यम से कवि समाज में बुनियादी परिवर्तन चाहता है, अर्थात समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार की जो बुनियादी सदियों से बनी है, उन्हें जड़ से मिटा देना चाहता है। कवि सामाजिक समस्याओं से और व्यवस्था की जड़ता, कुरीतियों को लेकर विरोध का भाव जता रहा है। वे इस व्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन की मांग करता है। ये परिवर्तन बाहरी ढांचे में नहीं, अपितु मूलभूत या आधारभूत परिवर्तन चाहता है, अर्थात समस्या में आमूलचूल परिवर्तन। तो वो क्या चाहता है कि समस्या में क्या हो, आमूलचूल परिवर्तन हो। ये परिवर्तन व्यापक जन समूह की सहभागिता से संभव हो सकता है। तो हमारे जितनी भी जन समूह हैं, लोग हैं, वो आपस में मिलकर कार्य करें। तो देखो इसमें एक पंक्ति इस तरह से आई भी है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत कब बदलेगी, जब सभी लोग मिलकर, जन समूह मिलकर जब संघर्ष करेगा। क्योंकि ये गजल जो है मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, गजल के संदर्भ में लाश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गजल में एक लाश शब्द आया है कि उस तरह से एक पंक्ति आई है कि हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव, हर नगर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो यहाँ लाश शब्द का क्या मतलब है, तो देखो गजल के संदर्भ में लाश का आशय निर्जीव जड़ हो चुके लोगों से है। सदियों से दलित शोषित समाज निर्जीव हो गया है। तो देखो लाश का मतलब क्या, ऐसे लोग जो निर्जीव जड़ हो चुके हैं, यानी कि उनके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उन्होंने उसी को अपना भाग्य भी मान लिया है, उसमें परिवर्तन करने की सोचते ही नहीं है ना। तो दलित और शोषित समाज जो निर्जीव हो गया है, जिसमें जीवन तो है परंतु जीवनता नहीं है, यानी वो जी तो रहे हैं लेकिन जिंदगी को जैसे जीना चाहिए उस तरह से वो नहीं जी रहे हैं। किसी न किसी के दबाव में वो जी रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। निराश होकर वे अपने अभावग्रस्त दयनीय स्थिति को ही अपना नियति मान बैठे हैं, और वो क्या हो गए, निराश हो गए हैं कि भाई अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें तो ऐसी ज़िंदगी जीनी है, जिसके कारण वो अपनी जिस अभावग्रस्त जो दयनीय स्थिति है उसी को उन्होंने अपनी नियति यानी अपना भाग्य मान लिया है। तो इस तरह से पाठ के क्वेश्चन है जो कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहें। हालांकि इस वीडियो को डालने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया, कारण ये था कि बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और मैं क्वेश्चन के आंसर बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है, उसका अच्छे से क्वेश्चन आंसर करना होता है। ठीक है, कुछ और कार्यों में भी और वीडियो में भी थोड़े बिजी हो गए थे। तो एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास मिल जाएंगे। ही पाठागत जो भी प्रश्न है मैं उसको डाल दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस तरह की कोई गाइड भी बाजार में नहीं मिल पा रही है मार्केट में, और जाते भी है तो पुरानी गाइड उनको मिल रही है। तो अगर आप इससे संबंधित कोई गाइड लेके भी आते हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा कि कहीं आपको वो पिछले सत्र की जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड ना दे दे। आप चैप्टर मिलाइएगा कि चैप्टर वही है क्या जो आपके इन अभी वाले न्यू सिलेबस में दे रखे हैं। तो फिर भी मैं क्वेश्चन तो सारे डाल ही रही हूँ, और इसकी जो एमसीक्यू है वो मैंने इसमें नहीं लाई हूँ। एमसीक्यू का मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी, सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके चैप्टर है इसमें उसका एक वीडियो सारे एमसीक्यूज में आ जाएंगे, क्योंकि अब की बार थोड़ा पैटर्न चेंज है, तो उसी हिसाब से हम तैयारी भी करेंगे। पर मेन जरूरी ये है कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए, एमसीक्यू चाहे कहीं से भी आए, आप आसानी से उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।